आप देख रहे हैं बजट को लेकर के जी सलाम की खुसूसी पेशकश। आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपनी तकरीर की और उसके बाद अब रद्दअमल भी आना शुरू हो गया है सियासी जमातों का। खास अपोजिशन पार्टी, बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर जमहूरिया की तकरीर पर कहा कि सभी पुरानी स्कीमों का जिक्र उन्होंने किया है और कहा है कि कुछ भी नया नहीं है। सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, खासतौर से लोकसभा में। उनका साफ तौर पर कहना है कि तकरीर में कुछ भी नया नहीं है, सदर जमहूरिया की पुरानी बातें ही दोहराई गई हैं। कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं। और जैसा कि आसिफ भी बता रहे थे कि कांग्रेस लीडरान का सुबह से ही रद्दअमल था कि हुकूमत अपना एजेंडा फिट करने की कोशिश करेगी और वो चुनावी भी हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं इस बार बजट से। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कह रहे हैं कि तकरीर में कुछ भी नया नहीं है सदर जमहूरिया की। कांग्रेस का रद्दअमल, डॉक्टर शुभ्रकमल दत्ता जी क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि जो लोग गांधारी जी के तरह आंखों में पट्टी बांध के बैठे रहते हैं उनको नया भी पुराना ही लगेगा और पुराना भी तो पुराना ही लगेगा। और कितने सारे नए चीजों के बारे में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कहा है कि जिस दिशा में सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है और उठाएगी सरकार जी, वो सारी चीजें भी शायद उनको पुराना ही लगा। मैं तो थोड़ा सा हैरान इसलिए नहीं हुआ हूं क्योंकि मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि कांग्रेस के सारे नेतागण आके ये कहेंगे कि अरे सरकार की जो दिशा और गति है और राष्ट्रपति जी के जो स्पीच है वो तो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस के जो यूपीए सरकार की जो एजेंडा है उसकी डुप्लीकेट कार्बन कॉपी है। रटा रटा तो कांग्रेस ने हमेशा यही सब चीजें कही है कि सारी चीजें डुप्लीकेट कॉपी है, सारी चीजें पुरानी कॉपी है। मतलब भारत की जो नया सफलता मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो भी कांग्रेस की ही डुप्लीकेट कॉपी रही है, कार्बन कॉपी रही है। कांग्रेस के पास आज के डेट में एजेंडा के लिए कुछ नहीं है। 2014 के बाद से जो लगातार हार हो रही है कांग्रेस की, उसके चलते जो एक हताशी और मायूसी है कांग्रेस के अंदर और जिस हिसाब से कांग्रेस के नेतागण इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं वो हताशी कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं पे दिमक की तरह कांग्रेस को खोखला कर दिया है और वही चीज कांग्रेस लगातार दर्शाती है। मतलब आपको यही उम्मीद थी। और एक बार फिर आसिफ का रुख करेंगे। आसिफ इकबाल इस वक्त कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ हैं दिल्ली से। आसिफ, ट्रिपल तलाक को लेकर ब्रेक से पहले आपसे बात हुई थी, ये बड़ी हुसूलियाबी सदर जमहूरिया की तकरीर में हमें नजर आई जो हुकूमत मानकर चलती है बिना महरम के खवातीन को हज पर जाने के लिए खास तौर से जो इंतजामात किए गए उसको हुकूमत अपनी हुसूलियाबी मानती है। मतलब ये तय है कि इस बार ऐसा लगता है कि हुकूमत बिल्कुल अपना मौक़िफ़ साफ कर चुकी है कि वो ट्रिपल तलाक बिल को पास करवा कर रहेगी, ये नजर आ रहा है। अब अपोजिशन इसको लेकर के आप जैसा बता रहे हैं कि खदशे कई तरह के जाहिर कर रहा है, लेकिन अपोजिशन की क्या तैयारी है? बिल्कुल इमरान, देखिए साफ तौर पे है कि ऑपोजिशन बार बार ये कहता रहा है कि उसमें जो चीजें सुधार होनी चाहिए उसको पहले स्क्रूटनी में जाए और खास तौर पे वो चाहते हैं कि ये बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाए और पहले सेलेक्ट कमेटी के पास जाए, वहां पे तमाम चीजें जो साफ हो उसके बाद ही फिर बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाए। और सरकार ये नहीं चाहती है। सरकार तो यहां तक की तैयारी में थी कि अगर उस पर जरूरत पड़ेगी तो अमेंडमेंट ले आएंगे, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन साफ है कि सरकार के मंसूबे भी साफ कर दिए गए। आज सदर जमहूरियत के उस पूरे अभिभाषण की अगर बात कर ले तो उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा एजेंडे के रूप में, जो सबसे बड़े उपलब्धि के रूप में बताया गया है सरकार की, वो ट्रिपल तलाक बिल को बताया गया। और जिस तरीके से उन लोगों ने ये भी कहा है कि ट्रिपल तलाक बिल को लेकर वो कितने सशक्त है और किस तरीके से वो उसको लागू कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कई लोगों से हमारी बात हुई है, अपोजिशन के और लीडरों से बात हुई है। उन लोगों ने कहा कि जब हम पिछली बार भी ये कह चुके हैं राज्यसभा में, हमने सबसे ये कहा है कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि चीजों को बेहतर तरीके से लागू कराना तो उनमें जो चीजें, जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। उसमें एक जो सबसे बड़ा जो मैटर था वो था इमरान की, उन लोगों ने कहा कि आपने कह दिया कि तलाक देने के बाद जो बंदा होगा उसको आप सजा के तौर पे दे देंगे, आप उसको जेल भेज देंगे। जब आप जेल भेज देंगे तो फिर गुजारा भत्ता वो कैसे देगा? जब वो जेल में रहेगा तो फिर वो गुजारा भत्ता किस तरीके से दे पाएगा? तो इन चीजों को, इस मसले को काफी बड़े तरीके से उन लोगों ने कहा। उसके अलावा उसमें जुडिशरी के एक दो पॉइंट थे जिसको भी उन लोगों ने रेज किया है और साफ तौर पर ऑपोजिशन कहती है कि पहले इनकी सुधार की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ देर के अंदर ही हमारे साथ मीम अफजल होंगी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अभी बस थोड़ी देर के अंदर हमारे साथ होंगे और वो साफ तौर पर वो जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन इस बात को लेकर
तैयारी कर रही है। ठीक है, मैं मीम अफजल के साथ जब होंगे आपके पास लौटता हूं, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो गया है। लोकसभा में वजीर खजाना ने यह इक्तिसादी सर्वे पेश किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको एक बार से फिर रूबरू करा दें। इस वक्त जी सलाम पर हमारे जो नाज़रीन हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से जुड़ रहे हैं उनको भी बता दें, पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे पेश हो गया है। लोकसभा में वजीर खजाना ने पेश कर दिया है इक्तिसादी सर्वे। तो 12:45 पर लगभग करीब ये पेश किया जा रहा था और वो पेश हो चुका है। और इसमें खास तौर से अगर हम प्रोफेसर देवराज सिंह जी से बात करें तो खास तौर से हमारे नाज़रीन को भी समझाइए थोड़ा सा। हालांकि हम सभी इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप बताइए कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसके पीछे मंसूबा क्या होता है, मंशा क्या होती है? देखिए, आर्थिक सर्वे में सरकार की क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, क्या उनका लक्ष्य था, कितना उन्होंने प्राप्त किया और कहां पर हमारी कमी रह गई, तो ये सारे चीजें बताई जाती हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रोविजन होते हैं। तो ये दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो पहले आर्थिक सर्वे आता है, फिर बजट आता है। तो इस तरह से आर्थिक सर्वे में या इक्तिसादी सर्वे में जो बातें या जो सलाह दी जाती है, जी, वो क्या हुकूमत मानती है, या अगर हम बात करें वजीर खजाना बजट में उस बात को जोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनको अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखेगी, तो इसी उसमें रख के वो ध्यान में रख के पेश किया जाता है। जी। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि और जोड़ी जानी चाहिए वो इक्तिसादी सर्वे में सामने आ जाती है। हमारे साथ थोड़ी देर बाद मीम अफजल साहब भी होंगे, जैसा कि आप से बता रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर शुभ्र कुमार दत्ता की तरफ बढ़ता हूं। 3 तलाक ये जो इशू है, इसको गवर्नमेंट बहुत संजीदगी से ले रही है। आपको लगता है क्या, क्योंकि जो सुधार की बात कही गई थी जिसको लेकर के अपोजिशन बार बार कहता है कि कुछ बातें हैं, हमें उससे एतराज नहीं है कि आप ट्रिपल तलाक, एक बार में ट्रिपल तलाक को इस पर कानून नाफिज करें, हमें इस बात को लेकर एतराज नहीं, हमें कुछ सुधार चाहिए। लगता है कि उन सुधारों के बगैर ही इस बार बिल पास हो पाएगा? मेरा एक सवाल है कांग्रेस पार्टी से और ऑपोजिशन पार्टी से। अरे भाई, आपको अगर इतना ही प्रॉब्लम था ट्रिपल तलाक बिल को लेके, लोकसभा में आपने क्यों नहीं उठाया था ये सब बातें? ध्वनि मत से आपने क्यों पारित किया था? उस समय भी तो आप ला सकते थे, उस समय भी आप सुझाव दे सकते थे कि सिलेक्ट कमेटी में जानी चाहिए या फिर स्टैंडिंग कमेटी में जानी चाहिए। उस समय तो आपने चुप्पी रखी थी। जब आपको पता चला कि राज्यसभा में आपकी दबदबा है तो आपने ये मसला उठा दिया। मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने किया है ये सारी चीजें, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में और वोट बैंक के पॉलिटिक्स के चलते, और कहीं ना कहीं पे संसद मतलब कि संसद में पारित ना हो और संसद चल ना पाए। शुभ्र कुमार जी, आपसे बड़ी माफी के साथ एक बार लिए चलता हूं आसिफ के पास। मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस लीडर, क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। इमरान, मेरे साथ में सीधे मीम अफजल साहब आ गए हैं। सर, जो आज अभिभाषण आया है सदर जमहूरियत का, उसमें उन्होंने फोकस किया है कि ट्रिपल तलाक बिल वो उपलब्धि के रूप में है और वो उसको राज्यसभा से भी लागू कराना चाहते हैं। देखिए, ट्रिपल तलाक पर जो एक वक्त में 3 तलाक है, देश में उसके खिलाफ पूरा माहौल बना है। यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी ने भी उसको एक्सेप्ट किया है और बाई एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी हुई है। जहाँ तक बिल का ताल्लुक है, हमने बार बार कहा और अब फिर कह रहे हैं कि इस बिल में काफ़ी नक्स है, यानी कुछ गलतियाँ इसके अंदर हैं, कुछ खराबियाँ हैं, जिससे आने वाले वक्त में समाज में और ज़्यादा परेशानियाँ पैदा होंगी। उनको दुरुस्त कर लिया जाए। मैं समझता हूँ कोई अपोजिशन पार्टी इस बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिल के अंदर जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधान पर अगर अपोजिशन बात करना चाहिए तो सरकार को बात करना चाहिए। ये एकतरफा तौर पर जो लागू करने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। अगर उसमें कोई कमियां हैं, जैसे कि बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स ने भी बताया है कि उसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर तलाक हो जाती है और शौहर जो है एक वक्त में 3 तलाक देता है तो सीधा जेल चला जाएगा। उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? शौहर तो रहेगा ही और 3 साल के आने के बाद भी वो शौहर ही रहेगा। तो अगर वो 3 साल की सजा काट के बाहर आता है तो क्या वो उस बीवी के साथ रहेगा? क्या वो अपने बच्चों का ध्यान रखेगा? मैं समझता हूँ कुछ खराबियां ऐसी हैं इसके अंदर, बिल के अंदर, जिसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और खासतौर पर लीगल ओपिनियन इसके खिलाफ है। तो उस लीगल ओपिनियन को लेकर के अगर सरकार उसको दुरुस्त करने का काम करती है तो मैं समझता हूं किसी को कोई एतराज नहीं है। सर, तो आखिर वजह क्या है कि सरकार इतनी उसको लेकर इतना एग्रेसिव है? और आज जब अभिभाषण हुआ सदर जमहूरियत का, उसमें भी मेन पॉइंटर में ये चीजें रखी गई थी, मेन फोकस उनका इसी बात को लेकर था। उन्होंने इस तरीके से उपलब्धि भी बताई
हमारी सरकार ने एक उपलब्धि के तौर पे किया, आप लोग आखिर किस बात को? देखिए, उपलब्धि जिसको वो बता रहे हैं वो बहुत चंद औरतों का मसला है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर चंद औरतों का मसला है तो उसे हल नहीं करना चाहिए। अगर एक औरत का भी मसला हो तो उसको हल करना चाहिए, लेकिन उसका क्रेडिट लेने के लिए पूरे नेशनल लेवल पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। आपने अगर कोई काम किया तो कोई एहसान नहीं किया, सरकार है आप ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मुसलमानों को ठीक कर दिया है? ये जो रवैया है बीजेपी का और इस सरकार का, ये रवैया बिल्कुल गलत है। मैं ये समझता हूं कि देश के अंदर जो कानून बनते हैं उसको सभी लोग नोटिस करते हैं और सभी को उसका फायदा मिलना चाहिए। आज ट्रिपल तलाक को लेकर के एक कम्युनिटी के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस कम्युनिटी ने खुद आगे बढ़कर के कहा कि ट्रिपल तलाक एक वक्त में गलत है, चूंकि कुरान का तरीका नहीं है। आप उसको एक उपलब्धि के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी में है। आखिर आपको क्या परेशानी क्या है, मैं समझना चाहता हूं। जब सरकार से हमने कहा, जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और कानून बनाने के लिए सरकार ने भी कहा था, तो सरकार ने पहले ये क्यों कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, कानून की कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में काफी है। और अचानक गुजरात के इलेक्शन से पहले उनको ये ख्याल आता है कि इसका कानून लाना जरूरी हो गया है, और वो कानून वो ले भी आए और जल्दी में लाए। और इस कानून को लाते वक्त क्या उन्होंने किसी से मशवरा किया? क्या किसी अपोजिशन जमातों को बिठा करके बात की इस पर? तो सर वजह क्या मानते हैं, आपको क्या लग रहा है, मतलब अपोजिशन क्या लग रहा है, क्यों सरकार आखिर इस तरीके से करना चाहती है, क्यों जल्दबाजी में है, क्यों माइनॉरिटी वोट की तरफ उनका मुखातिब होना, या फिर अचानक से इस तरीके से? माइनॉरिटी वोट पर मुखातिब होने के लिए नहीं किया गया, ये माइनॉरिटी वोट को आइसोलेट करने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूं कि इस सरकार ने शुरू से ये काम किया है। बहुत सफाई के साथ मैं अर्ज करूंगा कि ये सरकार कहती तो बात यह है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरा देश आज इस बात को जानता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और हर तरीके से किया जा रहा है। वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो लोग जो परेशान हाल हैं, जिनको बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ी है, जिनके अंदर एजुकेशन कम है, उनको एक विलेन के रूप में पेश करने का सरकार और सरकार के लोग काम करते हैं। हर चीज़ को उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है। इमरान जी, बहुत शुक्रिया। मीर अफजल साहब के साथ आसिफ थे, और मीर अफजल साहब की बात पर हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। शुक्रिया मीर अफजल साहब का। आसिफ, लौटेंगे आपके भी पास, एक छोटे से वक्फे का और इशारा हो रहा है, इसके बाद बात करेंगे सुब्रकमल दत्ता जी और प्रोफेसर देवराज सिंह जी से कि कांग्रेस को क्या लगता है, आप इस पर कांग्रेस की किसी तरह की सियासत को देखते हैं, और जो कांग्रेस के एतराजात हैं उसको लेकर के क्या सोच है आपकी इस छोटे से वक्फे के बाद? आप इस वक्त देख रहे हैं बजट सेशन को लेकर के जी सलाम की खुसूसी पेशकश, और ये लगातार जारी रहेगी क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। हम बहुत आसान लफ्जों में समझने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत टेक्निकल बातें होती हैं बजट में। तो जी सलाम खासतौर से आपके लिए ये कोशिश करेगा अपने खुसूसी मेहमानों के जरिए कि बहुत आसान लफ्जों में हमारे नाज़रीन इस चीज को समझ सके कि कैसा होगा बजट, क्या खास होने जा रहा है, और बहुत आसान तरीके से हम आप तक पहुंच सके, ये हमारी कोशिश है। अभी आपने ब्रेक से पहले मीम अफजल साहब को सुना, लाइव आप सुन रहे थे, और ट्रिपल तलाक को लेकर के वो अपनी बात रखते हैं। मैं अपने दोनों खास मेहमान, चूंकि हमारे साथ प्रोफेसर देवराज सिंह जी हैं जो कि सियासी तज्जियाकार हैं, और डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता साहब हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं और आरएसएस के हिमायती हैं, उन दोनों से इस पर बात करना चाहूंगा। मैं प्रोफेसर देवराज सिंह जी की तरफ बढ़ता हूं। आप मीम अफजल साहब की बात को किस तरह से देखते हैं? ट्रिपल तलाक को लेकर के, एक बार में ट्रिपल तलाक को लेकर के कांग्रेस बड़े पशोपेश में है, उसको अपना वोट बैंक को भी बचाना है, दूसरा ऐसा भी ना लगे कि वो ट्रिपल तलाक के साथ है या उसकी हिमायत कर रही है। तो उनके इस बयान को आप अभी कैसे देखेंगे? देखिए, इस बयान में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, कांग्रेस को ये लगता है कि ये वोट बैंक कहीं बीजेपी की तरफ न खिसक जाए जी, तो इसीलिए जो यहाँ पर कानून की पसोपेश जो बता रहे हैं कि अगर शौहर अंदर चला जाता है और फिर उस स्थिति में क्या होगा, तो ये कानून की कुछ कमियां हैं, तो कानून को ठीक तरह से जो कानून बनेगा उसमें प्रोविजन किए जाए, वो सही है कि उसका मिसयूज ना हो। और दरअसल वो ये कहना चाहते हैं हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, हुकूमत अपनी अपनी चलाने की कोशिश में, जल्दबाजी की कोशिश में, वो सुन नहीं रही है।
देखिए, हुकूमत जो भी कानून बनाएगी तो हमारे पास जुडिशरी है, जुडिशल रिव्यू के माध्यम से सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हुकूमत जो बना देती है तो वो ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अलग बना देगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा जो भी कानून बनेगा। कानून से कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कोई कानून बनाएगा नहीं, तो उसका वॉच आउट हमारी जुडिशरी करती है। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है, ये इसी तरह का माहौल जो रेडिकल जो हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उनमें जो उन्हें लगता है कि हमारी परंपराओं के खिलाफ जा रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ है, ये चीजें उस तरह से जहां तक हमारे जो संविधान में बात कही गई थी समान नागरिक संहिता की, तो वो समय है अब प्रत्येक नागरिक एक बराबर दर्जा हर किसी को मिले। उस कड़ी में ये आगे की ये कार्य बढ़ रहा है। तो इसमें जो जैसे पहले हिंदू कोड मिला, ये खदशा है, ये बात मुसलमानों की तरफ से भी बात आई कि आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हो और ये सब उसी की तरफ कदम है। हालांकि हुकूमत इसको लेकर के बार बार कहती रही, मुख्तार अब्बास नकवी खुद कह चुके ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, ये हुकूमत कहती रही। भले ही वो आरएसएस या बीजेपी की जो भी मंशा हो, लेकिन हुकूमत कम से कम इसको लेकर के साफ है। देखिए, क्या आपको लगता है इस तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं तो बढ़ने का ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक समान नागरिक संहिता सभी पर लागू होनी चाहिए। मेरा रुख यह है कि संविधान में जो हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्वों में जो प्रोविजन किया गया है, तो उसे सभी नागरिक उसके अंतर्गत आए, एक बराबर उनका स्टेटस हो। तो ये बात सही है। लेकिन जहां तक पॉलिटिक्स की बात आ रही है, तो ये एक पार्टी यानी जो पोजीशन है या अपोजिशन है, वो अपने अपने मुद्दे उनके रहते हैं। जैसे कोई सरकार, चाहे उस समय जब बीजेपी अपोजिशन में रहती थी तो जो बजट आता था, जो मुद्दे आते हैं उसके अगेंस्ट ही बोलती है। तो उस समय जब कांग्रेस अपोजिशन में आ जाती है तो फिर बीजेपी जो करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट कांग्रेस बोलेगी, तो राजी तो कोई होगा नहीं। तो फिर अपोजिशन किस बात का है? ठीक है, तो उनके पास अपोजिशन के लिए यही मुद्दे हैं। डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता, मीम अफजल साहब के लिए क्या कहेंगे, उनकी बातों के लिए क्या कहेंगे? जहां बात आती है तीन परिपक्ष में, मैं इस चीज का जवाब दूंगा। पहली बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके चर्चा आपने किया है। इस देश के कई सारे अदालत, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग डिसीजन पे कई बार कहा है कि भारत सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए देश में। कई सारे डिसीजन रहे हैं, पर मैं इस सरकार की बुनियादी मकसद वो नहीं है और ना ही ये सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके किसी तरह की सोच रही है। ये सरकार चाहती है कि सबको संतुलित वे में न्याय मिले। मैं कांग्रेस की, जब सबको न्याय मिले तो इतनी जल्दबाजी क्यों? जो मीम अफजल साहब कहते भाई आप सुधार कीजिए ना, वो जो बात रख रहे थे वो कांग्रेस की तरफ से आई है बात, उस पर गवर्नमेंट सुनना क्यों नहीं चाहती? गवर्नमेंट इतनी जल्दबाजी में क्यों? मैसेज क्या देने की फिराक में? नीम अफजल साहब बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, मेरे साथ कई सारे चैनलों में डिबेट में रहते हैं वो। मैं कांग्रेस की या फिर नीम अफजल साहब की विडंबना समझ सकता हूँ। शाहबानू केस को कांग्रेस ने ही पलटा था, उच्चतम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। तो वो जो एक पलट दिया था संसद में कांग्रेस ने उस डिसीजन को, वो जो ऐतिहासिक भूल था कांग्रेस का, उस भूल को कांग्रेस कैसे स्वीकार कर सकती है? आज के परिपक्ष में स्वीकार अगर करती है तो तब तो ट्रिपल तलाक के परिपक्ष में समर्थन दे सकती है। मुस्लिम समाज अगर वंचित रहा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। आपने सचार कमेटी रिपोर्ट आपने लागू क्यों नहीं किया था? 70 साल में 60 साल आप लोग सत्ता में रहे हैं, उसके चलते एक वर्ग अगर वंचित रहा है तो पूरा उसका जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा। दिल में मस्जिद, माथे में मंदिर लेके जो अचानक कांग्रेस के अंदर एक विडंबना चल रही है कि जाए तो किस दिशा में जाए, 2 कदम एक तरफ, 3 कदम पीछे, फिर 2 कदम दूसरी तरफ, 3 कदम पीछे। ये जो विडंबना है कांग्रेस का, ये विडंबना का शिकार है कांग्रेस आज। वो ये कह रहे थे कि तो माइनॉरिटी मुखालिफ हुकूमत है और ये मैसेज देने की कोशिश करे कि देखो हमने मुसलमानों को एकदम सही कर दिया। नहीं, दूसरी बात यहां पे यह आती है कि कांग्रेस ने जो अभी तक जो अपीसमेंट की पॉलिसी लेके जो चली है कांग्रेस, वो अपीसमेंट की पॉलिसी पे एक बहुत बड़ा प्रहार है ये जी। क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं पे महिलाएं जो है वो आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी के साथ है ट्रिपल तलाक वाला मसला के बाद, और उनको पता चल गया कि हकीकत में हितैषी उनका अगर कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री है और ये सरकार है। तो ये जो एक बिखरार हो गया है कांग्रेस के वोट बैंक पे, जो कांग्रेस सोचती थी कि उसी का पुश्तैनी जागीरदारी है ये, वो एक बहुत बड़ा विडंबना का कारण है। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि डुप्लिसिटी तो आपने किया था क्लोन्ड हिंदुत्व को लेकर गुजरात में, उसका नतीजा आपको मिल गया, किस तरह से आपको
हार मिला वहां, और उस जो आपका ओरिजिनल जो एक बुनियादी सोच था उसको आपने बीच में तिलांजलि देने की कोशिश की, फिर आप आने की कोशिश कर रहे हो और अब उस वोट बैंक पे बिखरार हो गया है। तो कांग्रेस की हताशी और मायूसी इस चीज से समझ सकता हूं मैं। कांग्रेस सिर्फ इस मुद्दे पे जो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, पीड़ित महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, और जो सामाजिक चीजों के लिए है, सामाजिक प्रगति के लिए, उत्थान के लिए, उस पे जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूं हुकूमत इसको इस बार जो है इस सेशन में पास करा लेगी। मैं मानता हूं कि राज्यसभा में इस बार ये बिल पास हो जाएगी, और जो लोग विपक्ष में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनके अंदर सद्बुद्धि हो और बुद्धि हो और इसको समर्थन दे। अगर नहीं पारित होती है तो फिर ऑर्डिनेंस एक माध्यम है, ब्रेकिंग या न्यूज़ फिर जॉइंट सेशन। उससे मैं अपने नाज़रीन को रूबरू करा दूं, पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे पेश हो गया है। रोजगार, तालीम और काश्तकारी पर खास तौर से जोर रहेगा, मतलब शिक्षा और खास तौर से किसानों को लेकर के रोजगार की बात होगी। रोजगार, तालीम और काश्तकारी। लोकसभा में वजीर खजाना ने ये इक्तिसादी सर्वे पेश किया है। जीडीपी की शरह 7 से 7.5% रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज लोकसभा में पेश हो गया है। आपको बता दें, पार्लियामेंट में, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे पेश हो गया है। रोजगार, तालीम और काश्तकारी पर खासतौर से हुकूमत का जोर रहेगा, और ये बजट में कहीं ना कहीं इसका अक्स हमें नजर आएगा। और रोजगार जो एक बड़ा इशू जिस पर हम लोगों ने आज बात भी की, वो हुकूमत की प्रायोरिटी पे ऐसा लगता है इस बार रहेगा। तालीम का शोबा बहुत अहम है, और किसानों को लेकर, काश्तकारी, खेती को किस तरह से, ज़राअत को हम कैसे फरोग दें, उस पर भी बात होगी। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रोफेसर देवराज सिंह जी और डॉक्टर शुभ कमल दत्ता। बहुत आसान लफ्जों में हम लोग और बैठेंगे और बात करते रहेंगे, और बजट सेशन खास तौर से आप जी सलाम के साथ इसलिए बने रहेंगे कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आसान लफ्जों में हमारे नाज़रीन तक बजट को लेकर हर छोटी बड़ी बात पहुंचे हमारे खास मेहमानों के जरिए। बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन का इस खास पेशकश से जुड़ने का। लगातार जारी खबरों का सफर आप देखते रहिए जी सलाम।